रश्मि और विवेक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती, लेकिन रश्मि की जेठानी रजनी को रश्मि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह सोच रही थी कि वह हर हाल में रश्मि को इस घर से बाहर करके ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। देखते हैं सच में अब रजनी आखिर कौन कौन सी चाल चलती है रश्मि को घर से बाहर निकालने के लिए। आज रश्मि की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदार सभी आए हुए थे। रश्मि की सास अपनी दोनों छोटी बेटियों से कहती, जाकर अपनी भाभी को तैयार कर दो, कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। दोनों नंदे अपनी छोटी भाभी को तैयार करने रखती हैं और उनसे बहुत सी बातें भी करती। छोटी ननंद कहती है, भाभी मैंने सुना है आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं। भैया बता रहे थे कि आपको डॉक्टर बनना है। तब रश्मि ने कहा, हाँ दीदी आप सही कह रही हैं। तब बड़ी ननंद ने कहा, भाभी फिर तो अच्छा है, आप मुझे मैथ्स पढ़ा दिया कीजिए, मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। ज़रूर दीदी, रश्मि कहती। इस प्रकार रश्मि की अपनी दोनों नंदों से खूब बनती है, लेकिन जेठानी रजनी तो अभी भी रश्मि से नफरत करती। थोड़ी देर में दोनों नंदे रश्मि को बाहर लेकर आती, जहां उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। जब सभी औरतें रश्मि को देखती तो साथ में वह एक दूसरे के चेहरे भी देखने लगती और कहती, क्या वर्षा जी कैसी कारी करूती बहू लेकर आ गई अपने बेटे के लिए। विवेक तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा रखता है, और उसने अपने बेटे की शादी इतनी कारी करूती लड़की से करा दी। आखिर कौन है इस घर में इतना कारा, सभी तो सुंदर हैं। तभी मोहल्ले की एक औरत कहती, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, अरे मैंने अपनी भतीजी का रिश्ता बताया था विवेक के लिए, तो वर्षा ने उस रिश्ते को मना कर दिया। अरे इतनी सुंदर थी मेरी भतीजी, क्या बताऊं। फिर भी वर्षा ने जब रिश्ते को मना किया तो मैंने सोचा कि वर्षा अपने बेटे के लिए चौकी बहू लेकर आएगी, पर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा अपने बेटे की दुश्मन बन गई हो। ऐसी सांवली काली लड़की से उसने अपने बेटे की शादी करा दी। हर कोई रश्मि के रंग का मजाक बना रहा था। यह बातें रश्मि के कानों में भी चली जाती और उसकी आंखों में आंसू भर जाते। थोड़ी देर में सभी औरतें चली जाती और रश्मि अपने कमरे में आ जाती। पीछे से रश्मि की जेठानी रश्मि के कमरे में आकर कहती, क्या हुआ देवरानी जी, बाहर सभी की बातों का बुरा रखा। तब रश्मि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तब रजनी कहती, पर मेरे ख्याल से आपको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो यह शुरुआत है। जब जब कोई आपको देखेगा तो ऐसी ही बातें करेगा। वैसे भी आपका रंग है ही इतना काला कि लोग कुछ कहने के पहले अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तभी वहाँ वर्षा जी आते हुए कहती, बड़ी बहू तुमसे तो मुझे यह उम्मीद थी नहीं। अरे बाहर के लोग तो पराए हैं, वह कुछ भी कहें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि तुम रश्मि को कोई बात नहीं कहोगी जिससे रश्मि को बुरा लगे। और यह मत भूलो कि हम रश्मि को खुद पसंद कर कर इस घर में लेकर आए हैं, और विवेक कह चुका है कि उसे रश्मि पसंद है, तो अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं रश्मि की बुराई करने का। मैं बाहर तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती तो बाहर के लोगों का भी मुंह बंद करा देती, लेकिन फालतू का बोलना मुझे पसंद नहीं, और तुम भी अपनी फालतू की बकवास बंद ही रखो तो अच्छा होगा। तब रजनी कहती, माँ जी
आप मेरा मुंह बंद करा सकती हैं, लेकिन लोगों का मुंह बंद कैसे कराएंगी? अरे अभी तो विवेक देवर जी की शादी में बहुत से रिश्तेदार आए ही नहीं, अब धीरे धीरे रिश्तेदार भी तो मिलने के लिए आएंगे ना। छोटी बहू से तो तब तो सब लोग यही कहेंगे, तो आप किस किस का मुंह बंद कराएंगी? आपने और देवर जी ने ना जाने क्या सोचकर इस कारी करूती को इस घर की बहू बना दिया। आप नहीं जानती कि मेरी शादी में कितनी बेइज्जती हुई थी। मैंने अपनी सहेलियों को शादी में बुलाया था, लेकिन जब सबने रश्मि को देखा तो मुंह पर ही कहा था कि क्या यार तूने अपने देवर के लिए कैसी लड़की चुनी? यदि अंधेरे में से कोई ढूंढने जाएगा तो यह तो नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि इसका रंग इतना काला है कि अंधेरे में क्या इतनी लाइट में भी यह समझ में नहीं आ रही है। उस वक्त मुझे कितना अपमानित महसूस हुआ था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तब वर्षा जी कहती हैं, बड़ी बहू उतना ही बोलो जितना तुम सुन सकती हो। कहीं ऐसा ना हो कि आज जितना तुम बोल रही हो उतना तुम्हें कर पछताना पड़े। और आज के बाद याद रखना, यदि तुमने रश्मि से कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब जाकर बाहर के कोई काम देख लो, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रजनी वहां से मुंह फुलाते हुए चली जाती और वर्षा जी प्यार से रश्मि को समझाते हुए कहती, बेटा किसी की भी बात का बुरा मत मानना। लोगों का क्या है, शुरू शुरू में बोलेंगे, फिर बोलती बंद हो जाएगी। और वैसे भी जब सब कोई मेरी बहू के अच्छे गुण देखेगा तो कोई भी उसका रंग नहीं देखेगा। और तू तो हीरा है, जब चमकेगी ना तो सबकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। कहते हुए वर्षा जी वहां से चली जाती। थोड़ी देर में विवेक भी कमरे में आता और वह रश्मि से कहता है, मुझे पता चला कि क्या हुआ था बाहर, मुंह दिखाई में सुनकर बहुत बुरा लगा। यदि वहां मैं होता तो सबकी बोलती बंद कर देता। अरे तुम मेरी पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो लोग क्यों हम दोनों के बीच में बोल रहे हैं? तुम कितनी सुंदर हो, वह बाहर बैठे हुए अंधे लोग क्या जाने। तब रश्मि ने कहा, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, और जब तक आप मेरे साथ हैं तो मुझे लोगों की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए रश्मि विवेक से कहती। विवेक के साथ होने से रश्मि बहुत खुश थी। वह भगवान से प्रार्थना करती कि विवेक और मेरा साथ इसी प्रकार साथ हमेशा बना रहे। लेकिन रजनी कसम खा चुकी थी रस रश्मि को इस घर से निकालने की, और वह सोचती कि मुझे सबसे पहले रश्मि को देवर जी की नज़रों में गिराना होगा। इन दोनों के बीच में का प्रेम खत्म करना होगा, तभी तो मैं रश्मि को इस घर से बाहर कर पाऊंगी। और वह अपनी चार चलना शुरू करती रश्मि की पहली रसोई से। रश्मि वैसे तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, और उसकी सास ने आज उससे खीर बनाने के लिए कहा था, और साथ में यह बात भी बता दी कि तुम खीर में इलायची मत डालना, उसमें मेरी सेहत खराब हो जाती है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। रश्मि अपनी पहली रसोई में खीर बनाती। वैसे खीर बनाना तो रश्मि को भी पसंद बहुत था, और खीर खिलाना भी रश्मि को बहुत पसंद था। रश्मि खीर बहुत स्वादिष्ट बनाती और अपनी सास की बात को याद रखते हुए वह खीर में इलायची भी नहीं डालती। तभी रजनी रसोई घर में आते हुए कहती, रश्मि, जब मैं तुम्हारे कमरे के पास से निकली थी तो मुझे तुम्हारा मोबाइल बजने की आवाज़ आ रही थी। जाकर देख लो, शायद तुम्हारे परिवार से किसी का होगा।
दूसरों का मोबाइल चेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने देखा नहीं। जाओ जाकर तुम देख लो। तब रश्मि कहती, दीदी मैं बाद में देख लूँगी। कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ का काम कर लूँ। तब रजनी ने कहा, तुम्हें खीर बनानी थी तो तुम वही बना चुकी, और यह साफ सफाई का काम तो वही मैं कर दूँगी। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य खाना खाने के लिए आते होंगे, जब तक तुम आ जाना। ठीक है दीदी, कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती और रजनी फटाक से खीर में इलायची डाल देती। और जब रजनी खीर चम्मच से चला रही थी, तभी वहाँ रश्मि आकर कहती, दीदी मेरे मोबाइल पर तो किसी का फ़ोन नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। और आप यह क्या कर रही हैं? अरे वो मुझे लगा कहीं खीर चिपक ना जाए, इसलिए मैं बस उसे चला रही थी। अच्छा दीदी, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सोचा। रश्मि ने कहा, ठीक है देख लो, अब तुम्हें जो करना हो सो करो, मैं आती हूँ। वैसे मेरा तो काम हो गया। कौन सा काम दीदी? रश्मि ने पूछा। अरे कहा था ना मैंने कि मैं साफ सफाई कर दूंगी, तो देखो हो गई ना साफ सफाई। हाँ दीदी, रश्मि कहती और रजनी वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर में रश्मि की दोनों ननंद वहाँ आकर कहती, भाभी आप खीर ट्रे में रखाकर बाहर लेकर आ जाइए, माँ पापा सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रश्मि खीर लेकर बाहर आती और एक एक कर सबको खीर सर्व करती। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी हुई थी। सभी लोग खीर खाते तो सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन खीर खाते ही साथ वर्षा जी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता। उन्हें उल्टी सा महसूस होता और उसके बाद उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी रजनी कहती, अरे यह क्या, खीर में तो इलायची डाली हुई थी, इलायची से तो माँ जी को एनर्जी होती है ना। अरे रश्मि, माँ जी ने तो तुम्हें बताया था ना, और खीर में इलायची मत डालना, और यदि तुम्हें डालनी थी तो कम से कम माँ जी की खीर अलग निकाल देती। इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? देवर जी आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, रजनी ने कहा। तभी विवेक डॉक्टर को फ़ोन करता। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर वर्षा जी को देखते और उन्हें मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते। डॉक्टर कहते कि थोड़ी देर में वही ठीक हो जाएंगी। रश्मि की इस लापरवाही से सब कोई उससे नाराज नजर आ रहा था, साथ में विवेक भी। अब क्या होगा अंजाम रश्मि का, जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।